ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां बीएसपी भी अब मैदान में सक्रिय होने लगी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली से खासतौर से मायावती पार्टी पदाधिकारियों के साथ रणनीति तैयार कर रही हैं। तो जलतियों के गठन के बाद कैडर कैंप की तैयारी है उनकी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन आसान करेगा लोकसभा की राह जो है आसान करने में ये विश्वास है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, और इसी के चलते दिल्ली से उन्होंने शुरुआत कर दी है बिसात बिछाने की। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संदीप, देखिए बीएसपी भी ग्राउंड जीरो पर सक्रिय होती जा रही है और किस तरीके से रणनीति साध रही है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जरिए अपनी राह लोकसभा के लिए आसान समझ रही है बीएसपी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा जो है यहाँ का जो उत्तर प्रदेश के यानी कि लोकसभा चुनाव है, चुनाव से पहले सबसे बड़ा दांव खेलना चाहती है उन 4 राज्यों में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बसपा की तैयारी है, रणनीति है, वो बिल्कुल क्लियर करना चाहती है। यानी साफ है कि दिल्ली में बैठ करके बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है उन राज्यों को जिन राज्यों में चुनाव होने हैं। यानी कि साफ तौर पर अगर उन राज्यों में बढ़त मिलती है बसपा को, तो उत्तर प्रदेश आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के इरादे से है। यानी साफ है कि जो समीकरण वो खेलना चाह रही है वहां पे उस समीकरण को लेकर के लगातार तैयारियां कर रही हैं। इसी कड़ी की अगर बात की जाए तो हम अगर बात करते हैं आकाश आनंद की, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, उनको चारों राज्यों का प्रभारी बनाया गया। उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा है और इस परीक्षा में कैसे वो पास होते हैं, यानी कि कितनी बढ़त हासिल करते हैं या किस तरीके से सीटों को आगे ले जाते हैं। साफ तौर पे जो उनका अपना दलित वोटर बैंक है, या कह लें कि आदिवासी वोटर बैंक है, या हम कह लें मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है वोटर बैंक है, उन वोटर बैंकों को अपने खेमे में लाने का पूरा प्रयास रहेगा बसपा का। साफ तौर पे आकाश आनंद को इन 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित तौर पे उन राज्यों को जिम्मेदारी है जहां पर बसपा का अपना अस्तित्व कायम करना चाहती है। आखिर अगर वहां पे 4 राज्यों में एक अच्छी बढ़त पड़ती है या अच्छे चुनाव जीत करके सामने आती है, तो निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा के चुनाव की जो तैयारियां होंगी वो काफी मजबूती के साथ करती नजर आएंगी बसपा। इसी कड़ी को लेकर के सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है उन 4 राज्यों में कि 4 राज्यों में अगर हम अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के भी हम आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे, फिर विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें एक अच्छा खासा हम वोट बैंक अपना तैयार करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए इस बार बीएसपी की बड़ी तैयारी है कि कोर वोट बैंक के साथ अन्य वोट बैंक पर तो नजर रहेगी, साथ ही विधानसभा चुनाव के जरिए भी बीएसपी अपनी परख कर लेना चाहती है। ठीक है, आप संदीप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, सरकारी कार्यालय का हाल बेहाल। भीषण बारिश से कार्यालय नाले में तब्दील हो गया है। तो अमीनाबाद के पोस्ट ऑफिस का हाल बेहाल हो गया है। कार्यालय में रखे कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गए हैं। भीग रहे कार्यालय में सरकारी दस्तावेज रखे हैं। कार्यालय के अंदर पानी भरने और टपकने से काम बाधित हो रहा है। जर्जर बिल्डिंग में संचालित हो रहा है पोस्ट ऑफिस। तो ऊपर से टपक रहा बारिश का पानी, नीचे भर रहा सीवर और नाली का गंदा पानी। तो पोस्ट ऑफिस का ये हाल है, ये आलम है कि पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो गया है। दस्तावेज और कंप्यूटर खराब हो चुके हैं। तो क्या स्थिति है वो तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये ऑफिस के अंदर का नजारा है, जहां पर पानी इस कदर भर गया है कि कार्य बाधित हो गया है। और ये सिस्टम्स जहां ऊपर से भी क्योंकि पानी टपक रहा है, जर्जर ये पूरी बिल्डिंग है, इस वजह से कार्य बाधित हुआ है। तो जो दस्तावेज हैं वो भीग रहे हैं इस तरीके से, कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो खराब हो गए हैं। अपडेट ले लेते हैं, संदीप हमारा संवाददाता बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संदीप, देखिए पोस्ट ऑफिस का हाल अभी दर्शकों को हम दिखा रहे थे, क्या हालत हो गई है और कार्य तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही साथ जो दस्तावेज है उसका भी कोई ख्याल नहीं रखता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अमीनाबाद के पोस्ट ऑफिस की हैं। यानी साफ है कि वहाँ की तस्वीरें किस तरीके से जर्जर हो चुकी हैं, पूरा ऑफिस जर्जर हो चुका है। वहाँ पे कार्यालय में पानी टपक रहा है, पानी में वहाँ पे जो कीमती फाइलें रखी हुई हैं, जो लोगों की दस्तावेज हैं और वो दस्तावेज रखे हुए हैं वो पूरी तरीके से भीग गए हैं। यानी साफ है कि पूरी चीजें जो है वो खराब होती नजर आ रही है। साफ तौर पर ऐसी तस्वीरें राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रही, जो कि अमीनाबाद ऐसा इलाका है जो पॉश इलाका है जहां पर हजारों लोगों की तादाद में लाखों लोग वहां पे पहुंचते हैं। यानी कि हर व्यक्ति का जो है पोस्ट ऑफिस से कोई ना कोई जुड़ाव होता है कि या किसी की चिट्ठी आती है या किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का जुड़ाव जो होता है वो पोस्ट ऑफिस से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दस्तावेजों को भिगो देना या खराब कर देना कहीं ना कहीं बड़ी एक वो लापरवाही सामने नजर के आती है। यानी कि मोटा एक बजट जो है वो पेश किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे मामलों को लेकर के लापरवाही सामने को देखने को मिलती है। कई सालों से बिल्डिंग का मरम्मत। कुल मिलाकर ये जो लापरवाही है तो जनता का नुकसान हो रहा है, दस्तावेज इस तरीके से बेकार हो रहे हैं, कैसे संज्ञान लिया जाता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका। बढ़ते आगे, राजधानी के विकास नगर में अचानक 25 फीट सड़क धंस जाने के मामले में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने जांच कमेटी गठित कर दी है। मंडलायुक्त ने कहा है कि जो भी दोषी इंजीनियर हैं बख्शे नहीं जाएंगे। तो सड़क धंसने के मामलों पर मंडला आयुक्त सख्त रुख अपना लिया है उन्होंने। सड़क धंसने के मामलों में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और इसी के साथ साथ मंडला आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं इस संबंध में। तो 3 सदस्यों को शामिल किया गया है कमेटी में। काम में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज हो। नगर आयुक्त जलकल महाप्रबंधक जल निगम को पत्र भेजा। तो बारिश के दौरान कई सड़कें धंसने के मामले सामने आ चुके हैं। तो ये कमेटी जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली और सड़क निर्माण की गुणवत्ता की भी जांच करेगी। तो कमिश्नर ने कहा है कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषी अफसर और कर्मचारियों की सूची दी जाए। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए चिंता का विषय है ये कि किस तरीके से सड़कें धंस रही हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। संज्ञान ले लिया गया है, जांच कमेटी का गठन हुआ है, किस तरीके से जांच होगी, क्या दायरा? हाँ बिल्कुल, बता दें आपको राजधानी लखनऊ में कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर सड़क धंसने से कई हादसे हो गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा जिला प्रशासन था वो सकते में था, क्योंकि तमाम वीवीआईपी इलाके थे जहां पर रोड फंसी थी। निश्चित तौर पर उसके बाद कहीं ना कहीं मंडलायुक्त सख्त हुई। मंडलायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, साथ ही साथ जो कंपनी काम कर रही थी उस पर भी काम जो है उसको ब्लैकलिस्टेड करके उस पर कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो मंडलायुक्त है उन्होंने नगर आयुक्त जलकल महाप्रबंधक साथ ही साथ जल निगम को पत्र लिखा है। पत्र के दौरान कहा है कि जिन जगहों पर जो सड़कें धंसी हैं उस एरिया का पूरा आकलन किया जाए और वहां पर किस कंपनी ने काम किया था उसका ब्यौरा तलब किया जाए। उसके बाद उन कंपनियों पर साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और देखिए आप किस तरीके से रिपोर्ट पेश की जाती है इस पर नजर रखनी होगी। अश्विनी बने रहिए, आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, सुशांत गोल्ड सिटी योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अंसल ने नगर निगम की 223 बीघा जमीन बेच डाली है। सरोजनी नगर एसडीएम की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां अंसल एपीआई बिल्डर ने नगर निगम की 223 बीघा जमीन बेची है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लोगों को बेची है ये जमीन। अंसल ने नगर निगम ग्राहक दोनों को चूना लगाया है। तो जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में फर्जीवाड़ा संभव। बिल्डर के खिलाफ कई बार शिकायत भी हो चुकी है। शिकायत के बावजूद भी बिल्डर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नतीजा सभी के सामने है। नगर निगम ने जमीन खाली करने का नोटिस दिया। अंसल एपीआई बिल्डर को 1 महीने का समय दिया गया। तो इस पूरे मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा, जहां कब्जे वाली जमीनों पर बन चुकी बिल्डिंग और कोठियां आखिर किसके संरक्षण में है अंसल एपीआई बिल्डर। तो जब बिल्डर जमीनें बेच रहा था तब अधिकारी कहां थे, उनको भनक कैसे नहीं लगी, ये बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले पर। अंसल के इतने बड़े फर्जीवाड़े में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो बिल्डर जमीन कब्जा करता रहा और अधिकारी क्या सोते रहे, ये बड़ा सवाल। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हमारे साथ। अश्विनी, देखिए इस पूरे मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, आखिर ऐसा कैसे?
बिल्कुल बता दूं आपको कि अंसल एपीआई बिल्डर है जिसने नगर निगम की 223 बीघे जमीन थी उसको कब्जे करके अवैध रूप से बेच डाला। ये खुलासा तब हुआ जब सरोजनी नगर एसडीएम ने इसकी जांच की। जांच में तमाम तथ्य सामने आए। निश्चित तौर पर बता दें कि सुल्तान गोल्ड सिटी योजना है जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ, जिसमें लगभग आधे से ज्यादा जमीनों पर बिल्डिंगें बनकर तैयार हो चुकी हैं, बाकी जमीनें जो है वो बेच दी गई। ऐसे में जब इतने बड़े मामले की खुलासा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा नगर निगम सख्ते में है। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का दौर शुरू होता है। नोटिस जारी किया जाता है जो अंसल एपीआई है बिल्डर को, और कहा जाता है 1 महीने के भीतर उसको उतनी जमीन मुहैया कराई जाए, या नहीं तो जो बिल्डिंगें बनी है फिर जो कोठियां बनी है उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा और नगर निगम उस जमीन को अपने हाथों में लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 230 बीघे जमीन बेचने में कई सालों का वक्त लगा। ऐसे में जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे, जो जिम्मेदार लोग थे, वो कहां सोते रहे, क्योंकि कई बार शिकायतें भी अंसल एपीआई की जो है की गई, लेकिन कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बचता रहा। कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारियों की भी मिली भगत निश्चित तौर पर हो सकती। अगर खुले तौर पर इसकी जांच कराई जाए तो निश्चित तौर पर बिल्कुल ही इसमें कई अधिकारी इसकी जद में आएंगे। हालांकि 1 महीने का समय दिया गया, 1 महीने में क्या कुछ होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नजर आज ने तौर पर कहा अगर जमीन नहीं मुहैया कराई जाएगी दूसरी जमीन तो निश्चित तौर पर ये बिल्डिंगें जो बनी हुई ध्वस्त की जाएंगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बिल्डिंगें और कोठियां ध्वस्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ग्राहकों को चुना लगाया गया है। ग्राहकों की क्या गलती, क्योंकि अधिकारियों की गलती। अधिकारी अगर समय रहते सके जाते तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता, और ये फर्जीवाड़ा कोई करोड़ 2 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ का होगा। जी बिल्कुल। और देखिए, अधिकारियों की संलिप्तता के बगैर इतना कुछ करना आसान नहीं है, तो ऐसे में जांच में क्या निकलता है ये देखना होगा। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, संविदा कर्मी की मौत का मामला। आरोपी एसएसओ देवानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो मृतक के ससुर की तहरीर पर दर्ज हुआ है मुकदमा। बिजली के खंभे पर एसएसओ ने कर्मी को चढ़ाया था। बिजली की लाइन नहीं हुई थी शटडाउन, तो करंट की चपेट में आने से कर्मी की मौत हुई थी। निगोहा थाना क्षेत्र के कलंदर खेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मृतक के ससुर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बिजली के खंभे पर एसएसओ ने कर्मी को चढ़ा दिया था और शटडाउन नहीं हुआ था। बिजली के खंभे पर एसएसओ ने जब कर्मी को चढ़ाया तो करंट की चपेट में वो कर्मी आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। निगोहा थाना क्षेत्र के कलंदर खेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। अपडेट ले लेते हैं, अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए बड़ा ही पूरा मामला है। इस पूरे मामले में अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल बता दें आपको, लमसम 1 सप्ताह पहले देखा गया था कि एक संविदा कर्मी थी जो लाइन पे चढ़ा था, उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते उस संविदा कर्मी की मौत हुई। जिसके बाद उसके जो मृतक था उसके ससुर ने एक तहरीर दी थी, जिसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में जो एसएसओ होता है, जो मेंटेनेंस का पूरा काम देखता है, जेई के नीचे का पद होता है, उस पर आरोप लगाया गया कि उसकी वजह से मौत हुई है। 11 केवी लाइन की पोल पर जो है उसने चढ़ने के लिए कहा था, जिसके बाद जो सुरक्षा के मानक थे उनको नहीं पूरा किया गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। निश्चित तौर पर ऐसे में उसके खिलाफ एसएसओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर में कहीं ना कहीं अब आगे कार्रवाई करने के लिए पुलिस तत्पर है। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से अब मुकदमे के आधार पर कार्रवाई होती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। आयकर विभाग ने गैलेंट समूह की कंपनियों की छानबीन के दौरान सामने आई जानकारियों के आधार पर प्रतिष्ठित कार कंपनियों के डीलर जेसीवी ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की है। तो बाराबंकी में भी जेसीवी ग्रुप के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी, जहां आयकर विभाग को टैक्स में हेराफेरी के साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई है जेसीवी ग्रुप पर। तो जेसीवी के पास हुंडई रेंज रोवर की डीलरशिप के कई शोरूम हैं। तो जेसीवी ने फ्लाई और दरवाजों के निर्माण से शुरू किया था बिजनेस। तो जेसीवी ग्रुप के करीबियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। तो गैलेंट समूह के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़े जेसीवी के तार, तो लखनऊ और बाराबंकी स्थित लगभग 10 ठिकानों पर गहन छानबीन की गई है। सूत्रों का कहना है कि आयकर की जांच में सामने आया था कि गैलेंट ग्रुप ने कई जमीनें जेसीवी ग्रुप के माध्यम से खरीदी थी और बदले में जेसीवी ग्रुप को बड़ी रकम नकद दी गई थी।
अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट देखिए, किस तरीके से बड़ी छापेमारी और जेसीवी ग्रुप, बड़ी संलिप्तता पाई जा रही है, टैक्स में हेराफेरी का मामला है, क्या कुछ और निकलकर सामने आ रहा है? एसके, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल एसके, देखिए जेसीवी के तार किस तरीके से जुड़ रहे हैं, इस पूरे मामले में छापेमारी भी हुई है और टैक्स की जो हेराफेरी का मामला सामने आया है, क्या कुछ और पता लग रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जेएसवी के लखनऊ और बाराबंकी स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आयकर विभाग को पता चली थी कि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है। क्योंकि जेएसवी ग्रुप बड़ा ग्रुप है जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है। हालांकि इन्होंने अपना बिजनेस प्लाई और साथ ही साथ फर्नीचर से शुरू किया था और वर्तमान में इनके पास में हुंडई के साथ ही BMW जैसी गाड़ियों के शोरूम्स हैं और कई शोरूम्स हैं जो लखनऊ और साथ ही साथ आसपास के जिलों में है, जिसको लेकर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। और अभी कुछ दिन पहले ही गोरखपुर का जो गैलेंट ग्रुप है उस पर छापेमारी हुई थी। हालांकि उस दौरान भी जो जेएसवी ग्रुप है उसका नाम आया था कि गैलेंट ग्रुप के साथ अंदर खाने जेएसवी ग्रुप की कहीं न कहीं जो लेन देन है वो चलता है और एक दूसरे से वित्तीय सहायता लेते देते हैं, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम ने जेएसवी ग्रुप पर भी छापेमारी की है और कोशिश की है कि उन सभी तथ्यों को खंगाला जाए, जो उनकी विभिन्न जो आय और व्यय के ब्यौरे हैं वो भी आयकर की टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं और लगातार उनकी जांच जारी है और देखा जा रहा है कि कितना अभी तक टर्नओवर हुआ और कितने पर अभी तक टैक्स पे किया गया है। बिल्कुल एसके, और जो जेसीवी ग्रुप के करीबी हैं और जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ क्या हो चुकी है? बिल्कुल, चूंकि छापेमारी लखनऊ और साथ ही साथ बाराबंकी जिलों में हुई थी, जहां पर इनके शोरूम्स हैं, उन शोरूम को लेकर ये छापेमारी थी। वहां पर जो कर्मचारी थे, खास तौर पर जो अकाउंट सेक्शन से जुड़े हुए हैं, उनसे भी आयकर की टीम ने पूछताछ की है, क्योंकि बड़े पैमाने पर दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं। जो अब तक की बिक्री है, साथ ही साथ जो अब तक टर्नओवर कंपनी की तरफ से दिखाया गया है, साथ ही साथ वो भी चीजें देखी जा रही हैं कि कितने ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिनका टर्नओवर कंपनी ने शो नहीं किया है। इन सारी चीजों को लेकर अकाउंट से जुड़े हुए जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ भी पूछताछ आयकर विभाग की टीम ने की है। बिल्कुल, तो देखिए अब बड़ी कार्रवाई की गई है और छापेमारी के बाद अब जो सबूत हाथ लगते हैं उनके आधार पर क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, लखनऊ के चक गजरिया में बनेगा दिव्यांग थीम पार्क। 16 एकड़ में बनेगा प्रदेश का पहला दिव्यांग थीम पार्क, जहां ABVMU के निर्माणाधीन कैंपस के पास ये पार्क बनेगा। 9.16 करोड़ रुपए के बजट से पार्क का निर्माण होगा। तो चक गंजरिया में बनेगा दिव्यांग थीम पार्क और इसी की तैयारी में प्रशासन। 16 एकड़ में बनेगा प्रदेश का ये पहला दिव्यांग थीम पार्क, जहां स्मार्ट सिटी ने पार्क को बनाने के लिए जारी किया है टेंडर। दिव्यांग थीम पार्क के लिए LDA ने जमीन मुहैया कराई है, तो इसे तकनीक और आकर्षित बनाने की भी तैयारी है और दिव्यांग थीम पार्क के लिए LDA ने जमीन भी मुहैया कराई है। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, STF ने चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। फर्जी आधार कार्ड बनाकर कर रहा था नौकरी। नेपाल के रास्ते भारत आया था चीनी नागरिक। आदिश शर्मा नाम का बनवाया था आधार कार्ड। तो फर्जी आधार कार्ड बनाकर नौकरी कर रहा था चीनी नागरिक, जहां नेपाल के रास्ते ये भारत में इसने प्रवेश किया था और फर्जी आधार कार्ड बनाकर आराम से नौकरी कर रहा था। आदिश शर्मा नाम का इसने आधार कार्ड बनवाया था। तो STF ने चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर भारत में रह रहा था। नेपाल के रास्ते इसने भारत में प्रवेश किया था। नेपाल के रास्ते भारत आए चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिश शर्मा नाम का फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था इसने और नौकरी कर रहा था, लेकिन STF ने चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। तो फर्जी आधार कार्ड का ये पूरा मामला और चीनी नागरिक जो कि नेपाल की सीमा से होते हुए
रास्ते भारत में उसने प्रवेश किया और उसके बाद फर्जी आधार कार्ड बनवाया और फर्जी आधार कार्ड के बलबूते पर वो नौकरी भी कर रहा था। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से निशांत शर्मा जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, चीनी नागरिक गिरफ्तार कर लिया गया है, फर्जी आधार कार्ड बनाकर नौकरी कर रहा था बताया जा रहा है। हाँ देखिए उन्नति, सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध तरीके से नोएडा में रह रहा था और बाहर से नाम और आधार कार्ड बनवाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर नौकरी भी कर रहा था। 2022 में भी इसको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसको वापसी भेज दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा नेपाल के रास्ते से फिर भारत में आ गया और आदि शर्मा नाम का अपना नाम रखकर आधार कार्ड बनवाकर एक नामचीन जो मोबाइल की कंपनी है उसके काम करने लगा। चीन ये इसके बारे में जो जानकारी पता लगी है कि कहीं ना कहीं 1200 करोड़ रुपए का इसके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया। हालांकि इसकी गिरफ्तारी जो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके से की गई है, जहां नोएडा एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। हालांकि और भी इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। उससे पहले भी आप देखा जाए तो कल भी कहीं ना कहीं बीटा 2 पुलिस द्वारा 2 चीन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। साफ तौर पर कहा जा सकता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगातार कहीं ना कहीं जो चीनी नागरिक जो पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गढ़ बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से देखा जाए। हालांकि अभी इस पूरे मामले में जो आदि शर्मा नाम का ये व्यक्ति जो फर्जी तरीके से नाम उसने रखा, आधार कार्ड बनवाया और कहीं ना कहीं नेपाल के रास्ते से एक बार कार्रवाई होने के बाद दोबारा आ गया, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि एसटीएफ की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है और उसके बाद कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। शौहरतगढ़ तहसील के क्षेत्रों में कार्यरत लेखपाल का खतौनी में नाम सही करने के लिए रुपए मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घूसखोर लेखपाल का ये वीडियो है। पीड़ित से 10,000 की रिश्वत मांग रहा है लेखपाल। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पिंटू पासवान लेखपाल का बताया जा रहा है वीडियो। तो किस तरीके से रिश्वत ली जा रही है, 3 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बड़ा ये पूरा मामला है। शौहरतगढ़ में लेखपाल के सरकारी आवास का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो नाम सही करवाने के लिए हल्का लेखपाल के आवास पर पहुंचकर घूसखोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। काम और रहेगा, व्यवस्था करो तो फिर बताते हैं, नहीं होगा तो उसको तो ये तो वैसे नहीं है, अपने ऊपर नहीं है कि खाली कर दो, लेकिन ठीक है कब से कराना पड़ेगा। तहसीलदार एसडीएम कानून को बिना लिए नहीं करेंगे तो हाँ। पुराना जब यही नाम चला आ रहा तो सीधे दूसरा व्यक्ति कैसे कर दें? ये उर्फ नहीं लग सकता है सर, उर्फ तेरिश्मा उसी तो कह रहे हैं खर्च लगेगा तभी होगा, नहीं तो संशोधन नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, ले लो, व्यवस्था हो कराना हो तो, और नहीं तो ये सही नहीं होगा, ये सही रहता है। समझ लो, घर पे बात कर लो, ठीक है। व्यवस्था हो जाए तो लाओ तो करवा देंगे, कब का लगेगा हो जाएगा। काम और रहेगा, व्यवस्था कर लो तो फिर बताते हैं, नहीं होगा तो उसको तो ये तो वैसे नहीं है, अपने ऊपर नहीं है कि खाली कर दो, लेकिन ठीक है कब से कराना पड़ेगा। तहसीलदार एसडीएम कानून को बिना लिए नहीं करेंगे तो हाँ। पुराना जब यही नाम चला आ रहा तो सीधे दूसरा व्यक्ति कैसे कर दें? ये उर्फ नहीं लग सकता है सर, उर्फ तेरिश्मा उसी तो कह रहे हैं खर्च लगेगा तभी होगा, नहीं तो संशोधन नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, ले लो, व्यवस्था हो कराना हो तो, और नहीं तो ये सही नहीं होगा, ये सही रहता है। समझ लो, घर पे बात कर लो, ठीक है। व्यवस्था हो जाए तो लाओ तो करवा देंगे, कब का लगेगा हो जाएगा। तो अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सद्दाम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में, कितनी सत्यता? 10,000 की रिश्वत मांग रहा है लेखपाल। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि शौहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में एक लेखपाल है, उनका नाम है बसंत कुमार।
पासवान हैं। वो शौरगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा में तैनात हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे करीब कई दिनों से बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो कुछ काम से उनसे गया था, काम करवाने जो है खतौनी में नाम सही करवाने गया था, जिसको लेकर उस युवक से लेखपाल जो है वो 10,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। साथ ही साथ उस वीडियो में वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो पैसा है वो तहसीलदार और एसडीएम को भी देना पड़ता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरह के लोग बड़े उच्च अधिकारियों के नाम पे पैसे की डिमांड करते हैं, उसके बाद भी वीडियो वायरल होने के बाद ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस जो लेखपाल है इस पर कार्रवाई कब होती है। हालांकि ये जो पूरा वीडियो है बिल्कुल, ये देखिए करीब 3 कार्रवाई का सप्ताह पुराना इंतजार बताया किया जा जा रहा रहा है। है इस पूरे मामले पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सद्दाम आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ 10 का एजेंडे में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।